हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के 7वें मुकाबले की, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स का आमना सामना हुआ। और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर का पहले गेंदबाजी करने का फैसला पूरी तरह से तार्किक था। उनकी रणनीति स्पष्ट थी कि शुरुआत में पिच की नमी का फायदा उठाकर चेन्नई के टॉप ऑर्डर को ढहा दो। हाँ, और फिर ओस के बीच एक आसान लक्ष्य का पीछा करो। लेकिन क्रिकेट की पिच पर भौतिकी के नियम कई बार इंसानी मनोविज्ञान के आगे घुटने टेक देते हैं। बिल्कुल टेक देते हैं, और यही मनोविज्ञान आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। हमारा उद्देश्य भी यही समझना है कि कैसे चेन्नई ने 209 रन का, वो भी 5 विकेट पर, एक इतना विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया। कैसे एक शुरुआती झटके के बावजूद युवा ऊर्जा और अनुभवी खिलाड़ियों के कैलकुलेटेड रिस्क ने पंजाब के गेंदबाजी आक्रमण को पंगु बना दिया। चलिए ना, उस पहले ओवर की तरफ लौटते हैं। वो ओवर जहां पूरा स्टेडियम पीले समंदर में तब्दील था। हाँ, और जेवियर बार्टलेट खिलाफ नई गेंद थी, और ऋतुराज गायकवाड़ ने महज एक हल्के पुश के साथ वो कवर ड्राइव जड़ा जो गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार गया। वो शॉट तकनीकी रूप से एक मास्टर क्लास तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक मनोवैज्ञानिक संदेश था। वो कैसे? देखिए, गायकवाड़ का वो जो हल्का पुश था ना, दरअसल वो बल्ले के स्वीट स्पॉट और वेट ट्रांसफर का बेहतरीन नमूना था। वो पंजाब के खेमे को बता रहे थे कि सतह पर जो शुरुआती नमी है उससे चेन्नई के बल्लेबाज खौफजदा नहीं है। लेकिन वो नमी का खौफ अगले ही ओवर में सच साबित हो गया। बार्टलेट ने संजू सैमसन के खिलाफ जो गेंद डाली, उसने चेपॉक में एक डरावना सन्नाटा पैदा कर दिया। हाँ, सैमसन काफी आक्रामक मूड में दिख रहे थे। बिल्कुल, लेकिन बार्टलेट की एक गेंद जो टप्पा खाने के बाद कांटे की तरह बाहर की ओर निकली, उसने सैमसन के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह के दस्तानों में। वो एक बेहतरीन आउटस्विंगर थी। तो मैं सिर्फ बार्टलेट की तारीफ नहीं करना चाहती, बल्कि मैं ये समझना चाहती हूँ कि अचानक इस जादुई स्विंग के पीछे का विज्ञान क्या था। विज्ञान उस गेंद की सीम पोजीशन और कलाई के इस्तेमाल में छिपा था। बार्टलेट ने पहली कुछ गेंदें वॉबल सीम के साथ डाली थी, जो बिल्कुल सीधी जा रही थी। अच्छा। लेकिन सैमसन के खिलाफ उन्होंने अपनी उंगलियों को सीम के ठीक पीछे रखा और कलाई को अंतिम क्षण में हल्का सा बाहर की तरफ लॉक कर दिया। ओह, तो इससे स्विंग मिली। हाँ, जब गेंद चेपॉक की हल्की नम पिच पर पड़ी तो उस परफेक्ट सीम ने सतह को पकड़ा और तेज गति से दिशा बदल ली। और चूंकि सैमसन पहले से ही अपना अगला पैर निकालकर ड्राइव करने का मन बना चुके थे, वो अपने शरीर का संतुलन वापस नहीं खींच पाए। बिल्कुल, वो अचानक हुए इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। ये तो एक बहुत भारी झटका था। मतलब सोचिए ना, ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का सबसे मशहूर हीरो फिल्म के शुरुआती 10 मिनट में ही गायब हो जाए। हाँ, और अचानक पूरी कहानी का भार एक बिल्कुल नए चेहरे पर आ जाए। एग्जैक्टली। और वो नया चेहरा था 19 वर्षीय आयुष महात्रे। डगआउट में बैठे धोनी और फ्लेमिंग भी हैरान होंगे। अब यहाँ मेरा एक कड़ा सवाल है आपसे। पूछे। महात्रे ने आते ही चौथे ओवर में बार्टलेट पर प्रहार किया। लगातार 3 चौके, पहला मिडॉन के ऊपर से, दूसरा कलाइयों के फ्लिक से और तीसरा एक पुल शॉट। और फिर छठे ओवर में मार्को जॉनसन को जो छक्का मारा। वही तो, जॉनसन जैसे 6 फुट 8 इंच के लंबे गेंदबाज की तेज बाउंसर को हुक करके स्टैंड्स के दूसरी मंजिल पे मारना, मुझे तो ये किसी सोची समझी रणनीति के बजाय एक 19 साल के लड़के का अंधा दुस्साहस ज्यादा लगता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं? क्या जॉनसन जैसे खूंखार गेंदबाज को पावर प्ले में हुक करना सिर्फ भाग्य के भरोसे खेलना नहीं था? इसे सिर्फ भाग्य या युवा जोश कहना मात्रे की तकनीक के साथ नाइंसाफी होगी। इसे हमें बायोमैकेनिक्स के नजरिए से देखने की जरूरत है। अच्छा, कैसे? देखिए, जॉनसन की बाउंसर खतरनाक होती है क्योंकि वो एक असामान्य ऊंचाई से आती है। लेकिन म्हात्रे ने क्या किया? उन्होंने गेंद को शरीर से दूर रखने के बजाय अपने पिछले पैर को मजबूती से क्रीज में जमाया और अपने शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, नीचे किया। इससे उन्हें एक मजबूत बेस मिला। तो मतलब वो पहले से तैयार थे? बिल्कुल। जब गेंद उनके सीने की ऊंचाई पर आई तो उनका हुक शॉट कोई हवा में चलाया गया अंधा बल्ला नहीं था। उनकी आंखों ने गेंद की लाइन को अंत तक देखा था। अरे वाह! ये सोची समझी आक्रामकता थी। म्हात्रे जानते थे कि अगर जॉनसन को हावी होने दिया तो पावर प्ले के बचे हुए ओवर चेन्नई के लिए सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई बन जाएंगे। चलिए, मान लेती हूँ कि वो एक बेहतरीन जवाबी हमला था, लेकिन इस हमले का असर पंजाब के खेमे में जो हुआ ना, वो बहुत दिलचस्प था। हाँ, श्रेयस अय्यर को रणनीति बदलनी पड़ी। वही तो, 9वें ओवर में अय्यर ने अपने अनुभवी ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को मोर्चे पर लगा दिया। क्या ये अय्यर की घबराहट नहीं थी? 9वें ओवर में ही अपनी रफ्तार कम करके मीडियम पेस पर आ जाना, ये मुझे योजना कम और पैनिक बटन दबाना ज्यादा लगता है। इस आकलन से पूरी तरह सहमत होना मुश्किल है। क्यों? T20 क्रिकेट में जब तेज गेंदबाज मोमेंटम खो रहे हों तो गति को धीमा करना एक स्थापित रक्षात्मक दाव होता है। स्टोइनिस अपनी उंगलियों को गेंद पर फेरकर, जिसे हम रोल द फिंगर्स कहते हैं, जो स्लोअर डिलीवरीज डालते हैं, वो बल्लेबाजों की टाइमिंग बिगाड़ने के लिए जानी जाती है। तो अय्यर म्हात्रे की टाइमिंग बिगाड़ना चाहते थे? बिल्कुल। अय्यर सोच रहे थे कि म्हात्रे जो तेज गति का फायदा उठाकर शॉट खेल रहे हैं, वे इस धीमी गति पर अपना संतुलन खो बैठेंगे। लेकिन म्हात्रे का संतुलन तो बिल्कुल नहीं बिगड़ा। स्टोइनिस ने जो पहली चतुर स्लोअर डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली, म्हात्रे ने उसे हवा में ही भाप लिया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक विशालकाय छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वो शॉट देखने लायक था। सच में, अगर मैं इसकी तुलना किसी रोजमर्रा की चीज से करूँ ना,
तो एक स्लोअर गेंद को पढ़ना ऐसा है जैसे सीलिंग फैन की पंखुड़ियों की गति को देखकर ये अंदाजा लगाना कि रेगुलेटर किस नंबर पर है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? अगर कोई सिर्फ ब्लेड्स को देखेगा तो धोखा खाएगा, उसे मोटर के रोटेशन को पकड़ना होगा। मात्रे ने भी शायद गेंद की सीम को नहीं बल्कि स्टोइनिस की उंगलियों से गेंद के छूटने के तरीके को पकड़ा था। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। महात्रे ने रिलीज पॉइंट पर ही पहचान लिया था कि गेंद पर कोई सीम रोटेशन नहीं है, जिसका मतलब था कि ये धीमी गति से आएगी। तो उन्होंने अपनी बॉडी एडजस्ट कर ली। हाँ, और असली कला इसके बाद शुरू होती है। महात्रे ने अपना शरीर आगे की तरफ नहीं फेंका, उन्होंने अपने वजन को पिछले पैर पर रोक कर रखा, जिसे हम डिलेड वेट ट्रांसफर कहते हैं। अच्छा, डिलेड वेट ट्रांसफर। उन्होंने गेंद को अपने पाले में आने दिया और फिर अपनी कलाइयों और बाहों की पूरी ताकत से गेंद के प्रवाह की दिशा में बल्ला घुमा दिया। और अगली ही गेंद पर जब स्टोइनिस ने लेंथ को थोड़ा छोटा किया तो म्हात्रे ने बिना कोई हड़बड़ी दिखाए फिर से अपनी पोजीशन बदली और मिड विकेट के ऊपर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उस वक्त मैदान का शोर इतना बहरा कर देने वाला था कि शायद खिलाड़ियों का आपसी संवाद भी टूट गया होगा। बिल्कुल। और लगातार 2 छक्कों के बाद जब तेज और धीमी दोनों तरह की गेंदबाजी बेअसर साबित होने लगी तो 12वें ओवर में युजवेंद्र चहल को लाया गया और यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। स्पिन के जादूगर की एंट्री। हाँ, चहल ने आते ही ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी लेग ब्रेक में फंसा लिया। गायकवाड़ ने स्वीप किया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर नेहल वडेरा ने एक शानदार डाइविंग कैच लपककर साझेदारी तोड़ दी। वो कैच टर्निंग पॉइंट हो सकता था। पर मेरा सवाल ये है कि गायकवाड़ जैसा स्पिन का बेहतरीन खिलाड़ी उस स्वीप शॉट पर चकमा कैसे खा गया? देखिए, चहल की उस गेंद में सिर्फ साइड स्पिन नहीं था, बल्कि भारी मात्रा में ओवर स्पिन भी था। ओवर स्पिन से क्या होता है? ओवर स्पिन के कारण गेंद हवा में एक गोता खाती है, जिसे हम डिप कहते हैं। ओह, डिप? हाँ, गायकवाड़ ने जब वो झाड़ू लगाने वाला स्वीप शॉट खेलने का मन बनाया तो उन्होंने अंदाजा लगाया था कि गेंद उनके बल्ले की ऊंचाई पर आएगी, लेकिन उस अतिरिक्त ओवर स्पिन और डिप के कारण गेंद अनुमान से थोड़ी पहले टप्पा खा गई और उम्मीद से ज्यादा उछल गई। एग्जैक्टली। नतीजा ये हुआ कि गेंद बल्ले के बीचों बीच लगने के बजाय ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में टंग गई। ये पूरी तरह से एक ज्यामितीय धोखा था, ज्योमेट्रिकल डिसेप्शन, जो चहल ने रचा था। ज्यामितीय धोखा? वाह, ये बहुत ही दिलचस्प शब्दावली है। लेकिन इसी ज्यामिति में ना पंजाब से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसी 12वें ओवर का वो अंतिम क्षण जो शायद पूरे मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आप उस कैच की बात कर रही है? हाँ, चहल की एक फ्लाइटेड डिलीवरी को म्हात्रे ने लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में उछाला। शशांक सिंह ने दौड़ लगाई, स्लाइड किया, गेंद दोनों हाथों में थी, लेकिन संतुलन बिगड़ा और वो कैच छिटक गया। 118 पर 2 के स्कोर पर म्हात्रे को ये जीवनदान मिला। वो बहुत महंगा पड़ा पंजाब को। मैं तो इस कैच की छूटने को सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं मानती। मुझे लगता है कि इस स्तर पर ऐसे कैच छूटने के पीछे कोई बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ होता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जब कोई बल्लेबाज 60-70 रन बनाकर खेल रहा हो और स्कोरबोर्ड तेजी से भाग रहा हो तो फील्डर के दिमाग पर एक कॉग्निटिव लोड आ जाता है, यानी संज्ञानात्मक भार। मतलब दिमाग पर एक्स्ट्रा प्रेशर। हाँ, शशांक सिंह सिर्फ एक गेंद को पकड़ने के लिए नहीं दौड़ रहे थे। उनके दिमाग के हिस्से में ये चल रहा था कि अगर ये कैच छूट गया तो मैच उनके हाथों से फिसल जाएगा। और इसी दबाव में शरीर कड़ा हो जाता है। बिल्कुल। इस अतिरिक्त दबाव के कारण शरीर की मांसपेशियां अचानक सख्त हो जाती हैं। हाथ उतने लचीले नहीं रहते जितने अभ्यास के दौरान होते हैं। दबाव के क्षणों में ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम ही बदल गया हो और गेंद का वजन कई गुना बढ़ गया हो। और ये भारीपन पंजाब की पूरी टीम महसूस कर रही थी। हालांकि 13वें ओवर में विजय कुमार वैसाख ने पंजाब को एक संजीवनी दी। वो यॉर्कर कमाल की थी। हाँ, एक सटीक आग उगलती यॉर्कर फेंकी जिस पर म्हात्रे स्लाइस करने के प्रयास में शॉर्ट थर्ड मैन पर चहल के हाथों लपके गए। तो 41 गेंदों पर 5 चौकों और 5 छक्कों से सजी 69 रनों की उस पारी का अंत हुआ। और इसी बीच मार्को जॉनसन ने कार्तिक शर्मा को भी आउट कर दिया। हाँ, एक तेज अंदर आती गेंद पर LBW कर दिया। ये स्थिति तो बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक पर अचानक से कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई हो। 2 लगातार विकेट। ऐसा माना जाता है कि T20 में मोमेंटम विकेट गिरने से टूट जाता है ना? सैद्धांतिक रूप से ये सच है। जब 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजी करने वाली टीम के पास मोमेंटम को अपनी मुट्ठी में कसने का एक सुनहरा मौका होता है। वैशाख और जॉनसन ने जो किया वो पंजाब की वापसी की एक बेहतरीन स्क्रिप्ट लग रही थी। लेकिन उस स्क्रिप्ट को फाड़कर फेंकने के लिए मैदान पर पॉकेट डायनेमो सरफराज खान की एंट्री हुई। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह जैसे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के सामने सरफराज ने जो किया ना, वो किसी भी क्रिकेट मैनुअल के खिलाफ था। वो ओवर मैच का एक टर्निंग पॉइंट था। पहली गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से चौका, दूसरी पर विकेट कीपर के ऊपर से उनका सिग्नेचर रैंप शॉट और तीसरी पर लेट स्टीयर से चौकों की हैट्रिक। मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि सरफराज कोई पावर हिटर नहीं है। सही बात है। तो बिना शारीरिक बाहुबल के अर्शदीप जैसे गेंदबाज को इस तरह से बाउंड्री के पार भेजना कैसे संभव हुआ? देखिए, सरफराज खान की बल्लेबाजी बाहुबल का नहीं बल्कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के डायवर्जन का खेल है। अर्शदीप सिंह 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाल रहे थे। तो गति तो गेंदबाज की ही थी। एग्जैक्टली। सरफराज ने अपनी तरफ से कोई नई ऊर्जा पैदा नहीं की।
उन्होंने सिर्फ अर्शदीप की ही ऊर्जा का इस्तेमाल किया। रैम शॉट और लेट स्वेयर खेलते समय सरफराज ने बस अपने बल्ले का एंगल बदल दिया। अच्छा, सिर्फ एंगल बदला। हाँ, जब गेंद बल्ले से टकराई तो गेंदबाज की गति ने ही गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। ये पूरी तरह से फील्ड की ज्यामिति को भेदने की कला है। उन्होंने महसूस किया कि थर्ड मैन और फाइन लेग की दिशा में खाली जगह है, और उन्होंने अर्शदीप की तेज गति को उस खाली जगह की तरफ मोड़ दिया। ये तो बहुत ही चालाकी भरा प्रहार था। और फिर जब उन्होंने बार्टलेट के खिलाफ छक्का जड़ा तो मात्र 12 गेंदों पर 32 रनों की उनकी पारी ने मोमेंटम के उस पूरे सिद्धांत को ही पलट दिया जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल। भले ही वैशाख ने उन्हें नेहाल वडेरा के हाथों कैच आउट करा दिया हो, लेकिन उन 12 गेंदों ने पंजाब के उन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया जो उन्होंने 2 लगातार विकेट लेकर बनाए थे। उस छोटे से तूफान ने उस कंक्रीट की दीवार को ढहा दिया था। और पता है, इस कैमियो की अहमियत सिर्फ 32 रनों में नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक प्रहार में है जो इसने पंजाब के गेंदबाजों पर किया। मनोवैज्ञानिक प्रहार? हाँ, जब एक गेंदबाज यॉर्कर और बाउंसर जैसी अपनी बेहतरीन गेंदें डालता है और बल्लेबाज अजीबोगरीब एंगल से उन्हें बाउंड्री के बाहर भेज देता है, तो गेंदबाज की अपनी योजनाओं पर से आस्था उठने लगती है। सरफराज ने ठीक यही क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस पंजाब के गेंदबाजों के मन में पैदा कर दिया था। और इसी डगमगाते आत्मविश्वास के बीच ना मंच पूरी तरह से सिक्सर किंग शिवम दुबे के लिए सज चुका था। 18वें ओवर में डेथ ओवर्स का असली मास्टर क्लास शुरू होता है। दुबे ने बार्टलेट को आड़े हाथों लिया। वो ओवर भी काफी नाटकीय था। हाँ, और यहाँ उस हाई वोल्टेज डीआरएस ड्रामे का जिक्र करना बहुत जरूरी है। अंपायर ने एक गेंद को वाइड करार दिया था, लेकिन दबाव में घिरे श्रेयस अय्यर ने तुरंत रिव्यू ले लिया और फैसला पलट गया। वो मोमेंट काफी कुछ बयां कर रहा था। वही ना, ये सिर्फ एक रन का बचाव नहीं था, ये दिखा रहा था कि मैदान पर हर एक फैसले, हर एक इंच के लिए कैसी मानसिक जंग चल रही थी। बिल्कुल, वो डीआरएस सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं था, वो एक कप्तान की हताशा को भी दर्शा रहा था जो मैच पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा था। जब कोई टीम लगातार रन लौटा रही होती है तो कप्तान किसी भी तरह से खेल की गति को धीमा करना चाहता है। वो रिव्यू शायद सही साबित हुआ, लेकिन उसने गेंदबाजी खीम के भीतर चल रही उस उथल पुथल को उजागर कर दिया जिसे हम अक्सर पैनिक स्टेशन कहते हैं। और उस पैनिक का सबसे बड़ा उदाहरण तो हमें 19वें ओवर में दिखा। मार्को जॉनसन के खिलाफ शिवम दुबे ने जो प्रचंड छक्का लॉन्ग ऑन पर जड़ा, उसने चेन्नई का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। वो शायद तो दुबे की ताकत का बेहतरीन नमूना था। और मजे की बात देखिए, उसी ओवर में युवा प्रशांत वीर ने भी एक कलात्मक लैप शॉट खेला। और तो और इसी ओवर में पंजाब ने प्रशांत के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की एक बेहद बेतुकी अपील पर अपना रिव्यू भी गवा दिया। वो रिव्यू तो पूरी तरह से हताशा में लिया गया था। बिल्कुल। अब यहाँ मेरा एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। 20वें ओवर में अर्शदीप के खिलाफ दुबे ने अपनी पारी को 28 गेंदों पर नाबाद 45 रनों तक पहुंचाया। अंतिम 8 ओवरों में चेन्नई ने लगभग 90 से ज्यादा रन लूटे। हाँ, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो क्या ये अर्शदीप, जॉनसन और वैसाख जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों की रणनीति की विफलता थी, या चेपॉक की वो नमी वाली पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के स्वर्ग में तब्दील हो चुकी थी जहां गेंदबाजों का कोई भी हथियार काम नहीं आ रहा था? देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ पिच में ढूंढना एक तरफा होगा। पिच निश्चित रूप से बल्लेबाजी के अनुकूल हो गई थी, क्योंकि जो शुरुआती नमी स्विंग करा रही थी वो अब सूख चुकी थी और उसका असर शुरू हो गया था। तो फिर गेंदबाजों की गलती कहाँ थी? असल विफलता गेंदबाजों के माइंडसेट की थी। जब महात्रे, सरफराज और अंत में दुबे ने इतने कड़े प्रहार किए तो पंजाब के गेंदबाज रिएक्टिव हो गए, यानी प्रतिक्रियाशील। मतलब वो विकेट लेने के बजाय सिर्फ रन बचाने की सोच रहे थे। एग्जैक्टली। वे डिफेंसिव लाइन और लेंथ पर आ गए। दुबे जैसे बल्लेबाज को अगर आप फुल लेंथ या उनके आर्क में गेंद देंगे तो वो अपनी काइनेटिक चेन का इस्तेमाल करके, यानी मजबूत पैरों से ऊर्जा लेते हुए उसे कंधों तक ट्रांसफर करके गेंद को मैदान के बाहर ही भेजेंगे। तो पंजाब के गेंदबाज डर गए थे। कह सकते हैं कि पंजाब के गेंदबाजों को एक तरह का मनोवैज्ञानिक लकवा मार गया था, साइकोलॉजिकल पैरालिसिस। मनोवैज्ञानिक लकवा, ये शब्द उस पूरी स्थिति को एकदम सटीक ढंग से बयां करता है। पूरी पारी को अगर हम समेटे ना तो चेन्नई सुपर किंग्स ने स्कोरबोर्ड पर 209 का वो पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसे देखकर श्रेयस अय्यर के चेहरे की लाचारी साफ बता रही थी कि ये उनके लिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा हो गया है। बिल्कुल, एक ऐसा मैच जहां टॉस जीतने के बाद कप्तान सोचता है कि उसने मैच का आधा गणित तो सुलझा ही लिया है। हाँ, वहाँ एक 19 साल के युवा खिलाड़ी की बेखौफ शुरुआत और अनुभवी फिनिशर्स की सोची समझी आक्रामकता ने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। और ये स्कोर इस बात का प्रमाण है कि क्रिकेट केवल मौसम, पिच की नमी और हवा की दिशा का खेल नहीं है। ये इस बात का खेल है कि कौन सी टीम विरोधी टीम के दिमाग पर सबसे पहले और सबसे गहरा प्रहार कर सकती है। और चेन्नई ने आज यही किया। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस चर्चा के अंत में इसी से जुड़ा एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उभर कर आता है। हम अक्सर मैच से पहले पिच रिपोर्ट देखते हैं, नमी, ओस, घास की मात्रा और मिट्टी के प्रकार पर लंबी लंबी बहसें करते हैं। हम सभी करते हैं। हाँ, और हम ये मान लेते हैं कि T20 क्रिकेट का नतीजा बहुत हद तक इन प्राकृतिक कारकों और कप्तान के रणनीतिक ब्लूप्रिंट पर निर्भर करता है। लेकिन आज के इस मैच को देखने के बाद क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब किसी टीम के पास 19 साल के युवा की वो बेखौफ ऊर्जा हो जो 6 फुट 8 इंच के गेंदबाज को पहली फुर्सत में हुक कर दे, और साथ
साथ में सरफराज और दुबे जैसे बल्लेबाजों की वो कैलकुलेटेड हिटिंग हो। बिल्कुल, जो गेंदबाजों के दिमाग में खौफ पैदा कर दें। तो क्या विपक्षी टीम की कोई भी पिच आधारित रणनीति वास्तव में मायने रखती है? क्या टी20 क्रिकेट अब उस युग में प्रवेश कर चुका है जहां शुद्ध प्रतिभा और निडरता पिच के किसी भी स्थापित गणित या मौसम विज्ञान को सिरे से खारिज कर सकती है? इस सवाल को अपने जहन में जरूर रखिएगा, क्योंकि सोचने वाली बात है। क्रिकेट का असली रोमांस इसी अनिश्चितता में छिपा है।